आदाब नाजरीन, खास मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेक्स्ट। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ जो मेहमान हैं, इन्हें आप बड़ा बखूबी जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कुलदीप शर्मा जी। आज हम इनसे कुछ खास मुद्दों पर जो है वो बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, आए रोज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो टेररिस्ट अटैक जो है वो देखने के मिल रहे हैं। चाहे वो रियासी की बात हो, चाहे वो कठुआ की बात हो, चाहे वो डोडा की बात हो, या फिर राजौरी पुंछ में जो है लगातार जो है वो आतंकी हमले जो है वो हो रहे हैं। इन्हें कैसे देख रहे हैं आप? लतीफ़ जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें जो जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इन्होंने जो गवर्नमेंट जो है ना, ये सवाल जो है इसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए। और लोग पूछ भी रहे हैं कि ये हालात इतने जम्मू कश्मीर में खराब क्यों हो रहे हैं। क्योंकि भाजपा कहती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं हमने ठीक कर दिए हैं, अब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अचानक से इस तरह के जो है वो वाकयात जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं। तो फिर वो जो पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी खत्म हो गई है, उनके वो जो बयानात हैं और ये जो वाकयात हैं, इनमें कितना डिफरेंस जो आप देखते मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भाजपा के कहने से मिलिटेंसी खत्म नहीं हो गई, भाजपा के कहने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो गई। और ये जो इनका कहना जो कुछ ये कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। हैं? अब अगर हम कहें कि श्रीनगर में मिलिटेंसी खत्म हो गई, मैं कह रहा हूँ श्रीनगर में तो मिलिटेंसी काफी देर से चल रही, मगर जम्मू में जो मिलिटेंसी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। और जम्मू में जो मिलिटेंसी ने रफ्तार पकड़ी है, और आज की डेट में आज जो जम्मू शहर के लोग हैं ये इतने परेशान हैं, पता नहीं कि कब क्या हो जाना है। आज बस स्टैंड जम्मू में जाने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं कि कहीं जहाँ पे भी कुछ 10 20 50 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको डर लगता है कहीं जहाँ पे ग्रेनेड ना पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि ये बनी भद्रवा डोडा फार फ्लंग एरिया है, और ये सिक्योरिटी जो है जो इनकी एजेंसियां जो हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, और मिलिटेंट जो है अब वो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। और ये नहीं है कि मिलिटेंट सीधे पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, वो हवा में नहीं आ रहे हैं, वो तो बाई रोड ही आ रहे हैं। तो कहाँ से किस तरीके से निकल रहे हैं, कौन उनको छोड़ रहा है, किसकी ये साजिश है, कौन लोग हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये ऐसे कैसे आ गए ये लोग। और आर्मी के ऊपर अटैक होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जहाँ पे ये आर्मी जो हमारी है ये बड़ी शक्तिशाली आर्मी है। और ये इसमें कोई कोई हमारी ऐसी सोच नहीं किसी को रखनी चाहिए कि ये जो लोग आ रहे हैं और डायरेक्ट अटैक करते हैं। और आर्मी के नौजवान जो बच्चा 22 साल का बच्चा है, 24 साल का, 25 साल का, वो वो बेचारा उनके घर से जो चिराग जल जाता है, खत्म हो जाता है, जो माँ बाप हैं वो बड़े इतने परेशान होते हैं, उनके साथ क्या गुजरती है वही जानते हैं। जी, गवर्नमेंट को नहीं इससे कोई फर्क पड़ता। गवर्नमेंट कहती है हाँ जी ठीक है जी अटैक हो गया, कहने में जो अटैक है, मगर जिनके घरों में आग लगती है उनके घरों में पता चलता है कि एक बच्चा अगर किसी का सारे फैमिली को चला रहा है, अगर वो दिया ही बुझ जाएगा तो घर की फैमिली क्या करेगी। और सब लोग जो है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और वो बेचारा हाथ धो बैठता है। ये आर्मी की वहाँ पे जितने भी नौजवान हैं हमारे, उनको 24 घंटे खतरा है कि पता नहीं कब क्या हो जाना है। उनका ये नहीं है सुबह निकलते शाम को घर पहुंचना है, वापस नहीं पहुंचना है। और दूसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, खासकर मिलिटेंसी के ऊपर, कि ये मिलिटेंसी कहाँ से आ रही है। जो लोग बॉर्डर कैसे क्रॉस हो रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके अंदर शहर में घुस जाते हैं, पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। और इन्होंने कैसे क्या सिस्टम बनाया है, अगर गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा तो आम जनता को कैसे पता चलेगा। आम जनता क्या सोचेगी इसमें कि ये लोग कहाँ से आए हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग गांव के लोग हैं, कोई ऐसा गांव में ऐसा बंदा आ जाता है तो जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होता है उसको बता देते हैं ये लोग 2 4 लोग आए हैं तो इसमें, मगर वो फिर भी नहीं पकड़े जाते। बिल्कुल। तो वो अपना अंजाम दे देते हैं। और जहाँ लोग, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं ये समझ आ रही है, और लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोग मिलिटेंसी से तंग आ चुके हैं। और मैं कह रहा हूँ श्रीनगर में डोडा भद्रवा
जो अपना किश्तवाड़ में ये चीजें होती थी, पुंछ राजौरी में होती थी। अब तो जम्मू में खतरा बढ़ गया। जम्मू में कोई पता नहीं है कहाँ पर क्या हो जाना है, क्या नहीं हो जाना। कठुआ का जी। जम्मू से कितना किलोमीटर है, कोई ज्यादा दूर तो है नहीं। कठुआ जाना हो, कठुआ से आगे बिलावर में जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिलावर एक ऐसा एरिया है, वहाँ पे कितने एरिया हमारे छोटे छोटे गाँव उसके साथ कांटेक्ट है, टाउन एरिया उसके साथ कांटेक्ट है, लोगों का आना जाना रहता है। अब इन्होंने मुझे ये बताओ, इन्होंने इनको इतना है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। जो रात रात को गाड़ियां चलती थी 10 बजे के बाद, वो सुबह पुंछ में पहुंचती थी या डोडा भद्रमा में पहुंचती थी, रात को निकलती थी, और जो बिजनेसमैन थे उनका सामान टाइम का पहुंच जाता था। तो आज जो है, आज आज इन्होंने वो बंद कर दिया। तो उसका रीजन क्या है? ये है लोगों के ऊपर ही बढ़ना, लोगों को तंग करो जी। कंट्रोल, इनसे कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि श्रीनगर में हमने जीरो लेवल पे हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी। 0% मिलिटेंसी है वहां पे श्रीनगर में। तो श्रीनगर के 0% से ये लोग देख ही रहे हैं, बीजेपी के कहने से 0% नहीं हो जाएगी। और ये मैं ये बता रहा हूँ कि श्रीनगर से ज्यादा मिलिटेंसी जहाँ जम्मू प्रोविंस में स्टार्ट हो गई है। सर एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ, क्या लगता है इलेक्शन होंगे? जिस तरीके के हालात अब जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं या बन रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्शन जो है ये पहले भी कहाँ करवाना चाहते थे। ये 10 साल हो गया इनको इलेक्शन में, इन्होंने 10 साल पहले करवानी थी। ये इलेक्शन का तो ये एमपी की इलेक्शन उन्होंने पार्लियामेंट की करवा दी, तो उसमें ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, होगी बड़े आराम से होगी। अब असेंबली की इलेक्शन है, जहाँ मिलिटेंसी भी होगी, जहाँ बाकी और भी मुद्दे बनेंगे। इन्होंने इलेक्शन करवाना नहीं है, इनको पता है कि हमने काम कुछ नहीं किया। ये लोगों को बताते हैं, मीडिया में बताते हैं, प्रिंट मीडिया में बताते हैं, लोगों को इधर उधर टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। और बाकी जो ग्राउंड में काम हो रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं। अब इनको ये है कि जम्मू में हम किस तरीके से कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करें जिससे हमें जम्मू कश्मीर से बेनिफिट मिले, और हम जहाँ पर कोई 10 सीटें या 10-20 सीटें हम निकालें। पिछली बार तो ले ली थी, मगर आज जो है लोगों ने देखा कि चलो एक बार मौका दे दो। बीजेपी के 25-28 एमएलए आए सर थे। ये 50 पार की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, कैसे देख रहे हैं इनके स्लोगन को? ये तो 400 पार कर रहे थे जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुई थी, तो ये 400 पार कर रहे थे। अब 50 ये कर रहे हैं, तो 50 में मैं तो कहता हूँ कि अगर ये इनको 10 मिल जाए तो वो बहुत बड़ी है। किया नहीं तो इलेक्शन करवाए ना 50, फिर खतरा किस बात का है? इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? हम तो कहते हैं इलेक्शन करवाओ, अब ये सामने आ जाएगा, क्या सारी लगता पिक्चर है क्यों नहीं सामने आ करवा जाएगी। रहे हैं ये तो इलेक्शन? मुझे नहीं, इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इन्होंने ग्राउंड में काम किया नहीं, लोग परेशान हैं। 370 के नाम पे ये लोगों से वोट ले रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से। 370 जहां तोड़ी है, इनको पूछो ना उन लोगों को कि उन लोगों को क्या परेशानी है, 370 से क्या परेशान, फायदा हुआ है लोगों को या नुकसान हुआ है? जहां लोग जो है इतने फ्रस्ट्रेट हैं, जहां लोग बेरोजगारी इतनी पड़ी हुई है, बिजनेसमैन खत्म हो गया, बिजनेसमैन ने रोना धोना डाला है। आज उनके शाम शाम को उनको 2,000 रुपया इनकम नहीं होती है, तो घर कैसे चलाना उन लोगों ने? ये इन्होंने तो ऐसा ऐसा लोगों को भड़काया है, ऐसा सिस्टम बनाया है, लोगों का सारा इकोनॉमिक खत्म कर दी इन्होंने। सर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे। आप लगातार जो है वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जो है वो आप लगातार जा रहे हैं। लोगों को क्या-क्या मुश्किलात जो हैं वो बिलखसूस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्योंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा इलाका है जो 4 डिस्ट्रिक्टों के साथ जिसकी बाउंड्रीज जो हैं वो लगती हैं। एक ओर से वो सांबा के साथ लगता है, एक ओर से वो उधमपुर के साथ लगता है, एक ओर से वो रियासी के साथ लगता है और जम्मू खुद एक जिला है। इतनी बड़ी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है और अलग-अलग गाँव के अलग-अलग मुतालबात हैं। क्या-क्या इश्यू जो हैं वो लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए जनाब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जहां तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है, वो लोग जो है जो बीजेपी के एमपी अभी सिटिंग एमपी हैं, और 2 बार वो एमएलए भी रह चुके हैं, मेरे से बेहतर वो जवाब दे सकते हैं। उन्होंने मथुआर एक गांव था और जिंद्रा, उन्होंने मॉडर्न विलेज बनाया था। गोद एक गांव मथुआर लिया था और जिंद्रा में मॉडर्न विलेज बनाया था। अब जिंद्रा वाले लोगों को पूछेंगे ना, वो मेरे से बेटर ये बता देंगे, क्योंकि मैं तो वहां पे काम कर ही रहा हूँ।
तो मैं ये सोचेंगे शायद ये अपोजिशन का लीडर है तो ये कहेंगे कि ये ऐसे अवामी बातें करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं वो नहीं कहना चाहता। ये लोगों की ये है कि जहां पे मॉडर्न विलेज है वहां पे पैसा कितना आया, लगा कितना, बिल्कुल। ग्राउंड में कितना पैसा लगा। मैं आपको एक बोर्ड लगा हुआ है वह जनरल मॉडर्न विलेज का, और वहां पे आप देखेंगे उस वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा। उसको आप देखेंगे ना, मॉडर्न विलेज का जो इन्होंने बोर्ड, वो भी प्रॉपर सही तरीके से नहीं बना इनसे। तो बाकी आप देख लो जहाँ पे अब मैं आपको ले चलूंगा वहां पे आप ये वहां का जो डेवलप हुआ है वो जंदरा, उसको देखना कितने नालियां बनी हैं, कितने हैंडपंप लगे हैं, कितने बिजली के पोल लगे हैं, क्या कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो आप खुद देख लेना। मैं कह रहा हूँ वो इतने लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं, पानी से वो परेशान है, सर बिजली से परेशान है, लाइट से परेशान है। लगातार जो नगरोटा के लोग हैं वो हमसे राब्ता करते हैं, फोन कॉल्स उनके जो हैं वो लगातार हमें आते हैं, आपको भी आते होंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, अमूमन हाई सेकेंडरी स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट जो है वो 11th-12th में नहीं है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को जम्मू शहर का जो है वो रुख करना पड़ता है। कितना बड़ा मुद्दा जो है इसे आप समझते हैं, और इसे हल करने के लिए क्या कुछ कोशिशें जो है आपकी ओर से की जा रही हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो उर्दू टीचर की बात है, ये बात आपकी सही है। और उर्दू टीचर कहीं कि मुझे नहीं लगता है कि 2-4% भी हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई उर्दू टीचर हैं। जब हम उनसे बात करते लेक्चरर हैं, तो है ही नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो अगर हम किसी डिपार्टमेंट से बात करते हैं, या डायरेक्टर हो गया एचओडी इनका, या सीईओ हो गया, तो इनके हाथ खड़े हैं, अपॉइंटमेंट कोई हो नहीं रही, नए लड़के कोई आ नहीं रहे, पुराने वाले जो थे वो रिटायर हो गए। और सफर कौन कर रहा है? हमारे आम पब्लिक स्टूडेंट, कर आम रही है। पब्लिक कर रही है। जो बच्चा उर्दू पढ़ना चाहता है उसकी तो इच्छा जो है वो खत्म हो गई। क्योंकि अगर बच्चा 11th-12th में उर्दू नहीं पढ़ता है, उसे कॉलेज में मेन सब्जेक्ट उर्दू नहीं मिलता है। अगर कोई मास्टर्स उर्दू में करना चाहता है, वो मास्टर नहीं कर सकता। मैं यही बता रहा हूँ कि इन लोगों के पास मेरे से बेटर जो बीजेपी के लोग सरकार में डबल इंजन सरकार कहते हैं जी, हमारी इनकी सेंटर में भी सरकार है, जहाँ पे जेएनके में भी इन्हीं का एलजी बैठा हुआ है। तो एलजी कहाँ पे ये पेपरों में दिखाने की थोड़ी है कि लोगों को गुमराह करो, लोगों को दिखा दो हमारी स्टेट बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है। लोगों को ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए सुबह पेपर में आ जाते हैं कि हमने ये काम किया, मगर ग्राउंड में कहाँ किए हैं। हम स्कूल में चार दीवारी नहीं हुई है, बाउंड्री वाल नहीं है, बच्चे सड़क पे खड़े हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी छाती नहीं है और बाहर बैठते हैं बच्चे। और गाय बकरी जो है स्कूल के ग्राउंड में बैठी होती है, वो सुबह आके पहले साफ सफाई करते हैं, उसके बाद बच्चे बेचारे पढ़ाई शुरू करते हैं, और कहीं पे स्टाफ नहीं है इनके पास। क्या आखना चाहगे हो सर नगरोटा दे लोग? नुगरोटा से मैं अपील ही कर सकता हूँ। नुगरोटा के लोगों को मैं यही कहूंगा कि ये जो है ऐसी ये सीधी अंगली से घी निकलने वाला नहीं है। हमें स्ट्रगल करना है। लोगों को मैं कहूंगा हम आपके साथ हैं, और मुश्किलातें बहुत ज्यादा हैं। वो ये एक एक कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। बिल्कुल। खासकर ये एरिया जो है रूरल एरिया है, रूरल एरिया में इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं देने से ये हुआ कि लोग आज सफर कर रहे हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल है हमारे, अगर कोई बच्चा उर्दू पढ़ना चाहता है तो उसको जम्मू शहर में आना पड़ता है। और कहीं पे स्कूल है तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो वो वहाँ के जो लोग हैं वो देखते हैं कि गांव में यार इधर स्टाफ है नहीं, तो चलो हम बच्चे को जम्मू यहाँ से इसको शिफ्ट करते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे नगरोटा एरिया में इतना एक 1 लाख सवा लाख वोटर है आज, खाली वोटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1,27,000 वोटर जो है वो सफर कर रहा है कि ये हमारे बच्चे जो है कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे पढ़े। होगा, क्या होगा, इनका इनका फ्यूचर क्या है, इनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। और वो जिम्मेदारी करने वाले लोग हैं,
उनके पास और कोई साधन है नहीं। बारिश पड़ेगी पड़ेगी तो उनकी फसल उगेगी। जी हाँ। अगर वो बारिश नहीं पड़ेगी तो भगवान के भरोसे पे। गवर्नमेंट तो उसके कोई है नहीं। अब इन्होंने क्या किया, 2 किलो राशन, 4 किलो राशन, जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो उन्होंने खेती बाड़ी भी करना छोड़ दी, वो इसी 5 किलो राशन पे डिपेंड हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 किलो का इन्होंने बनाया, 7 किलो का जो बनाया इन्होंने सिस्टम देना लोगों को शुरू किया, लोग इससे कमजोर हो रहे हैं। तो लोगों को इसका, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पूरा प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है। तो चलो कुछ है जिनके पास कोई जमीन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो कुछ लोग होंगे, वरना इन्होंने वो 5-10 किलो राशन दे के लोगों को बिल्कुल ये कर दिया, कमजोर कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट आगे कैसे कैसे ये डिसीजन लेती है। बिजली का बिल जो है इनका, वो स्मार्ट मीटर लगा के जम्मू वालों को तंग किया इन्होंने, हद से ज्यादा तंग किया, परेशान है आज लोग। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, तो 8-8 10 हजार बिल बन गया, कई लोगों का 1-1 लाख रुपया बिल बन गया। उनके घर में बिजली है नहीं, एक बल्ब लगाया है, पता नहीं कब से वो बिजली का बिल बना रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, और खाते बही खाते बिजली डिपार्टमेंट उनके पैसे जो है चढ़ा रहे हैं। तो मेरा मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने ऐसा किया है, गवर्नमेंट जो कर रही है प्रॉपर तरीके से, आम जनता को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कुलदीप शर्मा जी, जिनसे हमने कुछ अहम सवालात जो हैं वो पूछे और कुछ अहम मुतालबात पर जो है बातचीत की। देखते रहें जेके न्यूज़ नेक्स्ट। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।